आपकी पहली मुलाकात किससे हुई? क्या प्रशांत किशोर से आप डायरेक्टली बात किए और क्या बातचीत? अब जब से मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बना हूं, सच मायने में मैं आपके चैनल पे कह रहा हूं कि मुझे अभी भी नहीं मालूम कि ये मेरे पार्टी में है या नहीं है। उतनी ही तेजी से लोग यहाँ से निकल भी रहे हैं। आईपीएस आनंद मिश्रा की अगर हम बात कर लें या देवेंद्र यादव की बात कर लें, मुनाजिर हसन की बात कर लें, सब निकल गए। क्या कारण रहा? इंटरव्यू देकर कहा है कि हमने बीजेपी के लिए इस्तीफा दिया और बीजेपी से चुनाव लड़ेंगे। तो मेरा तो इनसे पहला प्रश्न है कि इनको फिर रास्ते में जाए। इनको हमने अपना युवा अध्यक्ष बनाया, लेकिन वहां से ये असंतुष्ट होके बोलने लग गए कि साहब हम हाथी का दांत दिखलाने वाले नहीं हैं, यहाँ तो कोई डिसीजन और लेता है कि आरसीपी सिंह और प्रशांत की किशोर बात अलग मिलकर है। जेडीयू को हैक कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में पप्पू यादव और संतोष कुशवाहा दोनों ही को आपने आशीर्वाद दिया था। कटु भाषा का इस्तेमाल न करें तो अच्छा होगा। नमस्कार, मैं हूं मैत्रेयी और आप देख रहे हैं टीवी9। आज हमारे साथ एक ऐसे नेता हैं जो 2 बार पूर्णिया से सांसद रह चुके हैं। भाजपा कांग्रेस दोनों के साथ काम किया है इन्होंने और अब जनसुराज के साथ हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पप्पू सिंह जी। धन्यवाद। धन्यवाद। आपके चैनल से आके जी, बहुत अच्छा लग रहा है। धन्यवाद। सबसे पहले सर मेरा सवाल यही रहेगा कि राजनीति में आपका 10 साल का जो गैप रहा और अचानक आप जनसुराज से आए, कांग्रेस भाजपा से भी राजनीति में आपने उनके साथ भी आपने काम किया है, तो कैसा सफर रहा और कैसे आप भाजपा कांग्रेस जैसे जो पार्टियां हैं जो इतनी ज्यादा प्रबल हैं, उसको छोड़कर आप जनसुराज में आए, कैसा अनुभव रहा? पहली बात तो ये धारणा बहुत लोगों की गलत है कि अगर कोई जनप्रतिनिधि के पद पे नहीं है तो वो राजनीति से दूर हो गया। ये सही है कि मैं पिछले 10 वर्षों से जनप्रतिनिधि नहीं रहा हूँ, लेकिन राजनीति में तो ज़रूर ही रहा हूँ और ख़ास करके अपने इलाके के राजनीति में ज़रूर रहा हूँ। रह गई बात जनसुराज की, जनसुराज ज़रूर अब पार्टी है, लेकिन जनसुराज की शुरुआत हम सब लोगों ने मिलकर एक अभियान के तौर पे किया था। हम लोगों के दिमाग में ये बात थी कि बिहार में जो हो रहा है और बिहार के साथ जो हो रहा है, वो बिहार के लिए ही नहीं पूरे देश के लिए बहुत ही दुखद है और खतरनाक भी है। खतरनाक इसलिए कि अगर 14 करोड़ लोग इस हादसे पे पहुंचा दिए जाएं, जहां उनके पास कोई विकल्प ही ना बचे, तो ऐसी संभावना पैदा हो जाती है कि एक इंस्टेबिलिटी का माहौल तैयार हो जाएगा और वो पूरे देश के लिए अच्छी बात नहीं है और बिहार के लिए तो खास करके नहीं है। तो अभियान का मकसद ये था कि अपने लोगों को बतलाएं कि वो क्या कर रहे हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए और क्या नहीं कर रहे हैं जो उन्हें करना चाहिए। और ये अभियान जब प्रशांत जी लेकर आगे बढ़े, उनको जो ट्रैक्शन मिला वो हम लोगों के उम्मीद से भी ज़्यादा था। और मुझे लगता है कि प्रशांत जी के पहले 4-5 महीने के पदयात्रा में ही ये स्पष्ट हो गया कि लोगों की ये मांग है कि अगर हम आपकी बात मान भी जाएं और जनसुराज की बातों को आगे बढ़ाना चाहें, तो हमारे पास विकल्प क्या है? विकल्प में तो फिर वही एनडीए और यूपीए और उनके घटक दल हैं। तो ऐसे में एक प्लेटफॉर्म चाहिए और तब पिछले वर्ष 2 अक्टूबर को हम लोगों ने जनसुराज अभियान के साथ-साथ जनसुराज पार्टी को शुरू किया। और मुझे बतलाने में अत्यंत हर्ष है कि इतने कम समय में जो जनसुराज को ट्रैक्शन मिला है, जनसुराज पार्टी को, वो देखते ही बनता है। उससे ये स्पष्ट हो जाता है कि बिहार के लोग इंतज़ार कर रहे थे कि वो खुद अपना विकल्प कब बन सकते हैं। और अब जो आने वाले समय में मुझे दिख रहा है, वो यह दिख रहा है कि लोग ये सत्ता को सत्ताधीशों से वापस लेकर अपने हाथ में लेना चाहते हैं। और जनसुराज यही है। हम तो कह रहे हैं कि जनता की सरकार जनता चलाए, जनता के हाथ जी, में ताकत होनी चाहिए। जी।
पहली मुलाकात आपकी किससे हुई थी? जनसुराज आंदोलन के वक़्त आप जुड़े थे जनसुराज से, या पार्टी जब बनी, कैसे नहीं, आप जनसुराज से जुड़े और उसके बाद आपकी पहली मुलाकात किससे हुई? क्या प्रशांत किशोर से आप डायरेक्टली बात किए और क्या बातचीत हुई? देखिए जब हम लोग मिले, हम लोग मित्र हैं और हुँ, प्रशांत जी से बहुत दिनों से जान पहचान है। तो हुँ, जिस समय में जनसुराज आंदोलन की सॉरी जनसुराज अभियान की हम लोग जब हुँ, बातें कर रहे थे, तो हुँ, जन ना नाम था जन सुराज, ना नाम था अभियान। हम लोग तो हुँ, हुँ, मिलकर बातें कर रहे थे कि बिहार में क्या कर सकते हैं, हुँ, और बात करते करते ये निकला कि एक अभियान चलाया जाए। तो मैं तो अभियान के समय से हूँ, और जी, जनसुराज पार्टी तो उसका एक ऑफशूट है। हुँ, वो मैंने आपको उसका संदर्भ समझाया कि जब अभियान इतना बड़ा हो जाए कि लोगों की तरफ से ये मांग आए कि हमें एक प्लेटफॉर्म दीजिए, तो वो प्लेटफॉर्म है ये जनसुराज पार्टी, जनसुराज अभियान। और उसके हुँ, उद्देश्य अभी भी वही चल रहा है। अच्छा। उदय जी, मेरा एक सवाल ये भी है कि जनसुराज के बारे में जब हम बात करते हैं, प्रशांत किशोर के बारे में जब हम बात करते हैं, तो अधिकतर लोग ये बात करते हैं कि कहा जा रहा है कि पढ़े-लिखे लोगों का क्लब है। ऐसे में आप एक ठेठ ज़मीनी नेता हैं, कैसे वहाँ पे जुड़ गए? तो जमीनी नेता और पढ़े लिखे में क्या कॉन्ट्रडिक्शन है? पढ़े नहीं, लिखे लोग कॉन्ट्रडिक्शन। क्या, हुँ, पढ़े लिखे लोग, यही तो हुँ, दुखद बात है कि हुँ, जो आज के जमीनी नेता हैं, वो हुँ, पढ़ाई लिखाई या ज्ञान से इतनी दूर हैं कि हुँ, मुझे लगता है कि आज की अगर विधानसभा को देखा जाए, तो 243 लोगों में से मुश्किल से 15-20 लोगों को छोड़कर जो बाकी के हमारे माननीय हैं, वो मेरे ख्याल से संविधान की प्रस्तावना भी उनको नहीं मालूम होगी। तो हुँ, संवैधानिक कार्य कैसे कर रहे हैं, ये तो ईश्वर जाने। और बिहार के लोगों से इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि किसी दल के हों, लेकिन कम से कम जो विधानसभा में बैठता है, उसको अपनी ज़िम्मेदारी, अपने कर्तव्यों का उसको पता होना चाहिए। उसको अपने अधिकार का तो पता है, वो लाल बत्ती तो लगा लेता है, वो पुलिस की एस्कॉर्ट तो रख लेता है, लेकिन वो उसका काम क्या है, ये उसको मालूम ही नहीं है। और इसलिए जब सरकार एक निरंकुश सरकार हो जाती है, जो कथित रूप से अफसर चलाते हैं, और बाद में ये हो जाता है ये कंफ्यूजन। आज बिहार कौन चला रहा है? बिहार नीतीश जी तो नहीं ही चला रहे हैं, ये तो स्पष्ट है। अब चला कौन रहा है? चला कुछ अधिकारी रहे हैं, पदाधिकारी, और कुछ गिने चुने जो नीतीश जी के बहुत करीबी माने जाने वाले कुछ नेता हैं, वो चला रहे हैं। तो बिहार तो आज एक राज्य ऐसा हो गया है कि ये ऑक्शन पे राज्य है। यहाँ लोग कहते हैं, अब तो खुले तौर पे कहते हैं कि यहाँ हर चीज ऑक्शन पे है। आपको जिस पद पे बैठना है उसकी एक कीमत है, आपको जो कॉन्ट्रैक्ट लेना है उसकी एक कीमत है, आपको जो काम करना है उसकी एक कीमत है, आपको जहाँ ट्रांसफर पोस्टिंग करानी है उसकी एक कीमत है। तो जब पूरा राज्य ही एक तरह से ऑक्शन हो रहा हो, तो यहाँ की जनता की क्या हालत होगी, ये तो आप दूर बैठे शायद नोएडा में नहीं समझ पाएंगी। आपके लोग आपको जरूर बतलाते होंगे कि जमीनी हकीकत ये है कि अगर आप गांव में चले जाइए, तो सरकार जो मर्जी ढिढोरा पीटे और मोदी जी जो मर्जी ढिढोरा पीटे कि हमने इतना देश को गरीब कर दिया है कि हम 81 करोड़ लोगों को भोजन देते हैं, लेकिन जमीनी हालात बहुत ही खराब है। और इसकी चिंता हर नागरिक को होनी चाहिए, बिहारी को भी होना चाहिए, देशवासियों को भी होना चाहिए, और है। मैं जानता हूं कि जनसुराज के लिए शुभकामनाएं, हर तरह से शुभकामनाएं सिर्फ बिहार के लोगों से नहीं मिलती, हमें हमें देश भर के लोगों से मिलती है कि भाई बिहार में कुछ कीजिए, क्योंकि ये देश के ऊपर एक बहुत बड़ा ड्रैग बन रहा है। हम तो मजदूरों को मैन्युफैक्चर करने की एक फैक्ट्री बन गए हैं, एक राज्य जो सिर्फ एक ही काम करता है कि अपने मजदूरों को मजदूर पैदा करता है और उसे बाहर भेजता है। कल मुझसे कुछ इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग आए थे मिलने के लिए। उन्होंने कहा कि साहब आप लोग अगर आकर कुछ चीजों को सीधा कर दें जो हमारे इंडस्ट्रीज में लगाने में
दिक्कत महसूस होती है, तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि हम लोग मिलकर जितने बिहार में आज फैक्ट्रियां चल रहे हैं, उससे 10 गुना, ये उसके शब्द नहीं है, मेरे शब्द नहीं, कि हम लोग उससे 10 गुना ज्यादा फैक्ट्री 2 वर्ष के अंदर में बिहार में खड़ी कर दे सकते हैं। मैं कहा भाई औसत लोग कितने काम करते हैं एक फैक्ट्री में, तो उन्होंने कहा कि ये औसत निकालना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी ये मान के चला जा सकता है कि किसी एक फैक्ट्री में 50 से 70 लोग जरूर काम करते हैं। अब आप खुद इसको इमेजिन कीजिए कि अगर हजारों यूनिट, और ये हम लोगों के बिना प्रयास के, इसमें सरकार प्रयास नहीं कर रही, उनका मांग सिर्फ सरकार से यही है कि जो आपने ये उल जलूल कानून बनाकर हमें रोक रखा है, कहीं ना कहीं हमें बेड़ियों में जकड़ रखा है, इन बेड़ियों को खोल दीजिए, हम 10 गुना फैक्ट्री लगा देते हैं। तो आप सोचिए कि इसका प्रभाव, जिस पलायन की हम बात करते हैं, उस पर कितना सकारात्मक प्रभाव इसका पड़ सकता है। लेकिन मैंने कहा कि कोई सरकार ही नहीं है, कोई नीति ही नहीं है, न विपक्ष की नीति है, जो तथाकथित विपक्ष में है, कौन विपक्ष में है, यहाँ इसकी भी बहुत कंफ्यूजन रहती है। तेजस्वी जी कहते हैं कि हम लोग विपक्ष में हैं, लेकिन अभी थोड़े दिन पहले सत्ता में ही थे और इन्हीं नीतीश कुमार के साथ थे। अब उस समय बीजेपी कह रही थी कि हम विपक्ष में हैं, अब बीजेपी सत्ता में है, तो इसलिए कोई विपक्ष नहीं है यहाँ, सब मिले जुले हैं और सब ने आपस में ये तय कर रखा है कि 5 वर्ष तुम लूटो, 5 वर्ष हम लूटते हैं, और जो विपक्ष में रहेगा तथाकथित वो कुछ बातें कहेगा तुम्हें, लेकिन तुम अपना काम करो, तुम लूटो राज्य को। किन पदाधिकारियों, किन अधिकारियों, किन नेताओं का आप जिक्र कर रहे हैं? लगातार प्रशांत किशोर भी लगातार हमलावर रहते हैं उन अधिकारियों पर, उन नेताओं पर जो नीतीश कुमार के करीबी हैं। नाम लेकर आप बोलेंगे? नहीं, नाम लेने में मुझे परहेज सिर्फ इतना है कि मैं यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मैंने फैसला किया है कि हम चुनाव के तापमान को जितना नीचे रख सकते हैं उतना नीचे रखेंगे, क्योंकि हम मुद्दों से नहीं भटकना चाहते। और सभी दलों की ये चेष्टा होती है, इच्छा होती है कि किसी न किसी कंट्रोवर्सी में बात होने लगे। अभी आप देखिए कि जो बिहार के यूट्यूबर्स हैं और ज्यादातर यहाँ चैनल हैं या अखबार भी हैं, वो अब लगी हुई हैं कि किस घटक दल को कितनी सीटें मिलेंगी, चिराग पासवान जी कितने सीटों पे लड़ेंगे, वो कितने कहां से लड़ेंगे, वो कितने सीटें मांग रहे हैं और कितने सीटों पे मानेंगे। ये तार्किक नहीं है, ये प्रासंगिक नहीं है, क्योंकि बिहार के लोगों को इससे कोई अंतर नहीं पड़ रहा कि चिराग जी एक जगह से लड़ेंगे कि 40 जगह से लड़ेंगे, कांग्रेस 10 सीटों पे लड़ेगी या कांग्रेस 200 सीटों पे लड़ेगी, बीजेपी कितनी सीटों पे मान जाएगी नहीं मान जाएगी। बिहार के लोगों को इससे क्या फर्क पड़ने वाला है? बिहार के लोगों को अभी चाहिए कि सभी दल एक इसी आप ही लोगों के प्लेटफॉर्म को यूज करके, यूट्यूब की प्लेटफॉर्म को यूज करके बिहार की जनता के सामने ये बताएं कि ये जो आपकी परेशानियां हैं, इनको दूर करने की हमारे ये प्रोग्राम्स बने हुए हैं। इसलिए मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, कोई मेरे पास नाम नहीं है या नाम लेने से मुझे घबराहट होती है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मैंने फैसला किया है कि जन स्वराज इस चुनाव में तापमान को नीचे करके जाएगी, ताकि हम जनता की बात जनता से कर सकें और जनता को अपनी बात समझा सकें। जी, जितनी तेजी से लोग जन स्वराज से जुड़ रहे हैं, आप लगातार कह रहे हैं कि हमारी रणनीति जो है वो अलग है, तो उतनी ही तेजी से लोग यहाँ से निकल भी रहे हैं। आईपीएस आनंद मिश्रा की अगर हम बात कर लें या देवेंद्र यादव की बात कर लें, मुनाजिर हसन की बात कर लें, सब निकल गए। क्या कारण रहा, आपको क्या लगता है? ये पार्टी बहुत तीव्र गति से बनी है। मैं बहुत दिनों से राजनीति में हूँ और देश भर की राजनीति को देखता हूँ। इतनी तीव्र गति से किसी भी दल का विस्तार नहीं हुआ है जितनी तीव्र गति से जन स्वराज का विस्तार हुआ है। उसके कारण क्या है? वो बहुत छोटा सा कारण है। छोटा सा कारण ये है कि जन स्वराज जो कह रही है वो कहीं ना कहीं बिहारियों के दिल की तार को छू रही है और इस कारण से लोग इससे जुड़ना चाह रहे हैं। अब ये प्रैक्टिकल बात है और व्यवहारिक भी है कि बहुत सारे लोग आते हैं कुछ अपनी व्यक्तिगत मंशा रखकर,
कि हम कहीं चले जाए सॉरी, हम कहीं चले जाएं, कुछ हमें व्यक्तिगत लाभ मिल जाए या हम वहां कुछ मठाधीश के रूप में बैठे, वो जन स्वराज की सोच नहीं है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जरूर हूं, लेकिन अगर कोई भी आपको मेरे दिनचर्या बताएगा तो वो बताएगा कि मैं गांव में ही पाया जाता हूं। आप प्रशांत जी को देख लीजिए, वो लोगों के बीच में ही पाए जाते हैं। हम लोग कोई मठाधीश वाला काम नहीं कर रहे, हम लोग कोई टिकट बंटवारे के लिए कोई लॉबी क्रिएट नहीं कर रहे। तो यहां लोग आए, उनको लगा कि भाई हम जिस मकसद से आए थे वो मकसद नहीं पूरा होने की संभावना है, तो चले गए। आने वालों का भी स्वागत था, जाने वालों के लिए हम ये कह सकते हैं कि काश आप रुकते, लेकिन उनको शुभकामना हमारी। आपने एक आनंद मिश्रा जी की बात की, भाई इन्होंने तो जितनी ख्याति इन्होंने प्राप्त की है पार्टियों के रहने और जाने के कारण, इतनी ख्याति तो शायद ये चुनाव लड़कर और विधायक बनकर भी प्राप्त नहीं करते। ये आईपीएस में थे, इन्होंने सार्वजनिक रूप से इंटरव्यू देकर कहा है कि हमने बीजेपी के लिए इस्तीफा दिया और बीजेपी से चुनाव लड़ेंगे। तो मेरा तो इनसे पहला प्रश्न है कि इनको फिर रास्ते में जनसुराज कहाँ दिख गया? और अगर जनसुराज दिख गया और ये जनसुराज में आ गए, तो हमने इनमें क्षमता देखी, और जब क्षमता देखी तो यही तो जनसुराज की खासियत है। किसी आदमी में हम कुछ अच्छा देखेंगे तो उसको इस्तेमाल करेंगे। तो जब ये पुलिस से निकल के आए, नौजवान हैं, तो हमने कहा कि इनको सबसे जो महत्वपूर्ण जगह है वो दी जाए। इनको हमने अपना युवा अध्यक्ष बनाया, लेकिन वहां से ये असंतुष्ट होके बोलने लग गए कि साहब हम हाथी का दांत दिखलाने वाले नहीं हैं, यहाँ तो कोई डिसीजन और लेता है। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि अगर आप यहाँ आए हैं और मैं आपको सिखाने लगूं कि आईपीएस में कैसे काम किया जाता है, तो आप अवश्य नाराज होंगे कि भाई आईपीएस में मैं था और तुम मुझे सिखला रहे हो कि आईपीएस में काम कैसे होता है। तो जब आप राजनीति में आए हैं और राजनीति में एक जिम्मेवारी संभाल रहे हैं, तो जो वहां अनुभवी लोग हैं वो आपको जरूर ही बताएंगे कि आप इसको ऐसे कीजिए और इसको ऐसे ना कीजिए। अगर वो आपको लगता है कि ये डायरेक्शन है, गुड लक टू यू। तो फिर उन्होंने कहा कि हम पार्टी से चले जाते हैं। अब जब से मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बना हूं, सच मायने में मैं आपके चैनल पे कह रहा हूं कि मुझे अभी भी नहीं मालूम कि ये मेरे पार्टी में है या नहीं है, क्योंकि रोज इनका होता है कि चले गए, फिर होता है कि नहीं हम पद से चले गए, पार्टी में है। मतलब बहुत कंफ्यूजन है। तो इनको हम, मेरी शुभकामनाएं हैं, हमारी शुभकामनाएं हैं जहां भी जाएं, लेकिन मानसिक स्थिरता इनको जरूर रखनी चाहिए कि जहां जाएं वहां स्थिर रूप से काम करें, कुछ अपनी कुछ अर्जित करें, और फिर जहां जाएंगे, जिस जगह भी जाएंगे या जिस जगह पे पहुंचेंगे वहां ज्यादा कारगर होंगे। इसलिए हमें ये चिंता नहीं है कि कितने लोग आकर कितने लोग चले गए, और अगर इसकी नेट बैलेंस निकाली जाए तो हमारे पास ज्यादा लोग जुड़े हैं और कम लोग गए हैं। लेकिन ये आना जाना चलता रहेगा, इसको मुझे स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं। आना जाना चलता रहेगा। और जेडीयू में प्रशांत किशोर भी रहे, आरसीपी सिंह भी रहे, आरसीपी सिंह भी अब आपकी पार्टी में आ गए हैं। तो अब आपके पास है वो लोग, तो क्या इरादा है? और दोनों को लेकर नीतीश जी के बाद जेडीयू को ही हैक करना, मतलब उनका प्लान क्या है? जेडीयू देखिए, को हैक आरसीपी करना सिंह जी आपका प्लान की तो नहीं हो गया है कि आरसीपी सिंह और आरसीपी सिंह जी प्रशांत की किशोर बात अलग मिलकर है। जेडीयू को हैक कर रहे हैं? आरसीपी सिंह जी की बात अलग है, उनके अनुभव की हम्म। बात अलग है, और उनके समझदारी की बात अलग है। जब हम्म। वो अन्य कारणों से जेडीयू से अलग हुए, तो शायद बीजेपी से भी उनका बहुत ज्यादा, जो बीजेपी ने उनको वादा किया था कि उनको जैसे उनके इस्तेमाल करेंगे, वैसा शायद नहीं हुआ। हम्म। और उनके दिल में भी थी बिहार के लिए वही बातें जो जनसुराज के दिल में थी। उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई और अच्छी हम्म। खासी पार्टी बनाई, आप सबकी आवाज। हम दोनों की जब बातें हुई, हमारी लोगों के और उनके लोगों की, तो आरसीपी जी ने कहा कि भाई जब हम भी वही सोच रहे हैं जो आप सोच रहे हैं, तो हम लोग अलग अलग लड़के अपने वोटों को क्यों बंटवारा करें, तो हम आप में विलय कर लेते हैं। तो आज आरसीपी सिंह जी जनसुराज के उतने ही हिस्से हैं जितना जनसुराज के प्रशांत जी हैं या उदय सिंह हैं। तो मैं तो आरसीपी जी की जितनी तारीफ करूं उतना कम है।
और मुझे लगता है कि उनके आने से हमें बहुत बल मिलेगा और संगठन कर्ता के रूप में तो वो निपुण है, इसमें कोई शक नहीं है। पूरी जदयू, जेडीयू जो जो उसका ढांचा, जो भी उसका ढांचा है, वो बहुत हद तक आरसीपी सिंह जी के प्रयास से खड़ा हुआ है। तो मुझे लगता है कि जनसुराज को आरसीपी साहब के आने से बहुत ही लाभ मिलेगा। पूर्णिया के मैदान में दो पप्पू हैं, पप्पू सिंह और पप्पू यादव। दोनों की चर्चा लगभग होती ही रहती है, तो जनता में एक कंफ्यूजन है कि आखिर कौन पप्पू सिंह है, कौन पप्पू यादव है, दोनों के कार्य करने के तरीके में क्या फर्क है, आप इसको जरा बताइए। भाई, अब पप्पू यादव जी अभी हमारे माननीय सांसद हैं और मैं पूर्णिया का निवासी हूँ, इसलिए वो मेरे भी सांसद हैं। काम करने का तरीका हम लोगों का अलग है। कभी वो मुझसे चुनाव लड़े थे तो मैं जीता, कभी मैं चुनाव हार जाता हूँ। तो चुनावी मैदान में तो लोग एक दूसरे के सामने लड़ते ही हैं, जनता के पास अपनी बात रखते हैं। उनका काम करने का, उनकी राजनीतिक सोच और मेरे सोच में शुरू से बहुत अंतर रहा है और लगता है कि वो अंतर चलेगा। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है और लोगों में कोई कंफ्यूजन नहीं है। और वैसे भी हल्के तौर पे आपको बता दूं कि पूर्णिया के लोग दोनों पप्पू में डिफरेंशिएट करना सीख गए हैं। उनको लोग पप्पू जी कहते हैं और मुझे लोग पप्पू बाबू कहते हैं। तो लोगों में कोई नाम लेने में भी उनके दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं है। और ठीक है, सभी लोग रहते हैं राजनीति में, तो पप्पू यादव जी भी हैं, कोई परेशानी आप नहीं। लोगों के भिड़ंत की भी खबर अक्सर आती रहती है कि किसी ना किसी बात पर। अभी हाल ही में वो ब्लैकमेलिंग और वो पे आपने उन्होंने बयान दिया तो आपने कहा कि हम मैसेज दिखा देंगे, इस तरह की भी बात हुई थी। देखिए, ऐसा है कि ये ये मैं मैसेज दिखा दूंगा भी एक रहस्य बन गया। कोई मैसेज ऐसा नहीं था। उन्होंने ये मैसेज दिया था कि वो मुझे बड़े भाई की तरह मानते हैं, सम्मान देते हैं और जो देते भी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो हम लोग एक दूसरे के खिलाफ कटु भाषा का इस्तेमाल न करें तो अच्छा होगा। तो मैंने कहा था कि हाँ, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मैं वैसे भी इस मानसिकता का हूं कि राजनीति में इतनी चीजें करने की है तो किसी को व्यक्तिगत किसी पे हमलावर होना, जब तक वो अति आवश्यक ना हो, नहीं करना चाहिए। फिर उन्होंने कुछ ऐसा बयान दे दिया जो आप ही लोगों के माध्यम से मुझ तक पहुंचा। तो मैंने कहा, भाई, तो आप संधि तोड़ना चाहते हैं, ये अंडरस्टैंडिंग तोड़ना चाहते हैं, तो फिर मैं भी शुरू हो जाता हूँ। तो फिर उनका मैसेज आया कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। और मैं अपनी तरफ से प्रयास कर रहा हूं कि उनसे संबंधित प्रश्नों का जहां तक कम उत्तर दे सकूं वो अच्छा है, क्योंकि उसके उत्तर देने के लिए बहुत लोग हैं। जब आवश्यक होगा तो बोलूंगा, लेकिन अनावश्यक ढंग से किसी बात को बढ़ा देना, बहुत काम है उनके पास भी, जरूर आवश्यक काम होगा जो भी वो कर रहे हैं, और मेरे पास भी समय से ज्यादा काम है। इसलिए मैं चाहूंगा कि मैं काम में अपना समय लगाऊं, उल जुलूल बातों में अपना समय बर्बाद ना करूं। लोकसभा चुनाव में पप्पू यादव और संतोष कुशवाहा दोनों ही को आपने आशीर्वाद दिया था, मगर आज दोनों ही आप पर सवाल उठा रहे हैं। संतोष कुशवाहा तो आपके और पप्पू यादव के रिश्ते के बारे में भी पूछ रहे हैं, तो एक बार ये भी बताइए लोगों को। पूछना पूछना तो उन लोगों का अधिकार है, पूछ हम्म। सकते हैं। सच्चाई ये है कि हम्म। मैं पूर्णिया की राजनीति में मुझे कई दशक हो गए और मुझे लगता है कि पूर्णिया में मुझसे वरिष्ठ, और इसको ऐसा ना लें कि मैं कोई प्राइड से बोल रहा हूँ, वरिष्ठ मतलब वर्षों के अनुसार, जितने वर्षों से मैं पूर्णिया की राजनीति में हूँ, अब बहुत कम ही लोग हैं। उम्र के साथ कुछ लोग नहीं रहे, कुछ लोग जो भी। तो और मैं यहाँ का पूर्व सांसद रहा हूँ और लोगों में पहचान है। तो ये शिष्टाचार है, इसको लोग ने बहुत तूल दिया कि पप्पू यादव आए और उन्होंने आशीर्वाद मांगा, और संतोष जी आए, उन्होंने आशीर्वाद मांगा, बीमा भारती जी आई, उन्होंने आशीर्वाद मांगा।
इसको मैं शिष्टाचार मानता हूँ, इसको मैं ऐसा नहीं मानता कि कोई मैं डॉन हूँ और वो डॉन से डॉन की परमिशन लेने आए थे, ऐसी बात नहीं है। मैं कोई डॉन के रूप में अपने आप को नहीं देखता हूँ। ये शिष्टाचार है, हम लोगों के यहाँ ये संस्कृति रही है कि अपने सीनियर से जाकर आशीर्वाद प्राप्त करो। तीनों आए थे, मैंने तीनों को शुभकामनाएँ दी और यकीन मानिए मैंने अपने आप को इस चुनाव से बिल्कुल अलग रखा था। कौन जीता, कौन हारा ये जनता का फैसला था। लेकिन जो हारे, जैसे मैं हारा, तो मैंने किसी को इसके लिए ब्लेम नहीं किया। मैं हारा तो मुझे आत्मचिंतन की ज़रूरत है कि मैंने कुछ ऐसा किया होगा कि मैं चुनाव हार गया। इसमें दूसरे की क्या गलती है? तो अगर संतोष कुशवाहा जी को ऐसा लगता है कि वो मेरी वजह से हारे, तो मैं उनसे पुनः कहूँगा कि वो अपने कार्यकाल को देखें और अपना अवलोकन करें कि उन्होंने क्या नहीं किया, जिसकी वजह से जनता ने उनको फिर नहीं चुना। तो इसमें ये कहना कि हाँ, हो सकता था, उनकी बात ठीक है कि मैं खुले रूप से संतोष कुशवाहा जी के लिए काम करता, हो सकता है वो जीत जाते। लेकिन मैं क्यों करूं? आपके कार्य, आपको 10 वर्ष मिले यहाँ के सांसद के रूप में, आपके कार्य ही इतने होने चाहिए थे कि बिना पप्पू सिंह के मदद के आप चुनाव जीत लेते। तो ये किसी और पे ठीकरा फोड़ना, ये मैं समझता हूँ कायरता है, ये नहीं करना चाहिए। पप्पू जी, अब जब चुनाव की गंध आ रही है तो पूछना ये तो बनता है कि आप कहाँ से टिकट मांग रहे हैं और कहाँ से चुनाव लड़ने की आपकी तैयारी है? ईश्वर ने आज तो मुझे ऐसी जगह पे ज़रूर बिठा दिया है कि अगर मुझे चुनाव लड़ना हो, तो टिकट माँगने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, मैं आपके चैनल पे स्पष्ट रूप से कह दूँ कि मैं चुनाव अच्छा। नहीं लड़ रहा हूँ और बहुत सारी चर्चाएँ हैं कि मेरे लड़के चुनाव लड़ेंगे, तो मैं वो भी स्पष्ट कर दूँ कि मेरे लड़के भी चुनाव नहीं लड़ रहा है। भविष्य में अच्छा। कभी उनको राजनीति में आने की शौक होगी तो वो आएँगे, मैं उनको रोक नहीं सकता। जब आएँगे तो सहयोग ही करूँगा। लेकिन इस विधानसभा चुनाव में ना मैं लड़ रहा हूँ, ना मेरे परिवार से कोई लड़ रहा है। ठीक है, बहुत-बहुत शुक्रिया पप्पू सिंह जी आपका, हमारे साथ आप जुड़े, हमसे बातचीत किए और आप तमाम धन्यवाद। दर्शकों का भी बहुत शुक्रिया। ऐसे ही धन्यवाद टीवी बातचीत 9 होती का रहे। मैं टीवी जी, 9 को मैं पूरी शुभकामना देता हूँ कि आपकी व्यूअरशिप और बढ़े। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका और धन्यवाद। आप तमाम दर्शकों का भी बहुत धन्यवाद। आपको ये पूरी बातचीत कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ और बिहार से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें टीवी 9।